देश में हर अगला आदमी इंजीनियर है और हर 5 में से एक आदमी या तो आईटी इंडस्ट्री में है या जाना चाहता है। इंडियन आईटी इंडस्ट्री जाने कितने परिवारों के लिए अर्निंग का सबसे बड़ा साधन है और इसीलिए इंडियन आईटी इंडस्ट्री में आती प्रॉब्लम से इकोनॉमी डायरेक्टली इफेक्ट होती है और इसीलिए आज हम इस पे बात करेंगे। 90s के एंड में हमने इंडियन आईटी को एक बूमिंग इंडस्ट्री बनते देखा था। जैसे ही इंटरनेट का दौर शुरू हुआ, इंडिया की आईटी इंडस्ट्री ने एक वेव की तरह दुनिया में अपनी जगह बना ली, जहाँ पे हमने देखा था इंडिया इज द आईटी हब ऑफ द वर्ल्ड। सिचुएशन ऐसी थी कि अगर आप आईटी में काम कर रहे हो तो आपकी लाइफ सेट है, पर अभी सिचुएशन बहुत डिफरेंट है। आज हमारे आईटी प्रोफेशनल्स को जॉब लॉसेस का सामना करना पड़ रहा है, सैलरी स्टैग्नेंट हो गई है और जो जॉब सिक्योरिटी पहले थी वो अब दिखाई नहीं दे रही। कहाँ से शुरू करें? इंडस्ट्री का ग्रोथ अब स्लो हो गया है और हर दिन के साथ नए चैलेंजेस सामने आ रहे हैं। हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल और आज का हमारा टॉपिक है इंडियन आईटी इंडस्ट्री एंड द चैलेंजेस looming over it। हाल तो ऐसा है कि निफ्टी आईटी इंडेक्स इज डाउन बाय 2%। अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत कई तरह के टैरिफ ड्यूटीज इंडिया पे इंपोज किए थे और ये सब इंडियन आईटी को डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे थे। उस टाइम हमने देखा था कि यूएस में जो इंडियन आईटी कंपनीज का काम हो रहा था उन्हें ज्यादा कॉस्ट बियर करनी पड़ रही थी क्योंकि ट्रंप टैरिफ्स की वजह से उनके गुड्स एंड सर्विसेज पे हाई कॉस्ट आने लगा था। इंडियन आईटी इंडस्ट्री पे इसके काफी नेगेटिव इफेक्ट्स हुए क्योंकि अमेरिकन कंपनीज जो आउटसोर्सिंग कर रही थी उन्हें कॉस्ट इंक्रीज होने की वजह से अपने डिसीजंस को रीथिंक करना पड़ा। टैरिफ ने उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को इफेक्ट किया और इंडियन फर्म्स के लिए यूएस मार्केट में कम्पीट करना बहुत मुश्किल हो गया। ये एक ऐसा लॉस था जो इंडियन आईटी को 2018 के बाद से सस्टेन करना पड़ा, लेकिन फिर भी इंडस्ट्री ने अपने आप को रिकवरी के लिए अडेप्ट तो किया। आज के दौर में एक और बड़ा चैलेंज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जहां बात कर रहे हैं कि जॉब सिक्योरिटी कम हो गई है, वहीं एआई ने आने के बाद से कई जॉब्स को थ्रेटन करना शुरू कर दिया है। अगर हम देखें तो कंपनीज अपने ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए एआई और मशीन लर्निंग का सहारा ले रही हैं। आजकल कोड लिखने से लेकर डेटा एनालिसिस तक हर चीज एआई टूल्स कर रहे हैं। कुछ एस्टिमेट्स कहते हैं कि 2030 तक 70 मिलियन जॉब्स ऑटोमेशन की वजह से ग्लोबल मार्केट से चले जाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि आईटी प्रोफेशनल्स को इससे फर्क नहीं पड़ता तो शायद आप गलत हैं। आईटी में कई लोग ऐसे काम कर रहे हैं जो अब ऑटोमेट हो चुके हैं या होने वाले हैं। एक और मेजर कंसर्न है स्किल गैप। हमारे पास ऐसे तो कई टैलेंटेड इंजीनियर पर उनके स्किल्स अब आउटडेटेड होते जा रहे हैं। विद इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज इन द मार्केट कई नई तरह की स्किल्स की डिमांड भी बढ़ी। जैसे कि जहां पे साल 2000 अगर आपको कोडिंग आती थी तो आपको जॉब मिल जाती, वहीं अब कई सारी स्किल्स चाहिए जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग और जाने क्या क्या। अगर हम देखें तो साल 2021 में इंडियन आईटी ने कई नई टेक जॉब्स क्रिएट की, फिर भी उन्हें स्किल प्रोफेशनल्स की कमी महसूस हो रही है। ये स्किल गैप हर किसी के लिए ओवरकम करना इजी नहीं है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के ऊपर कोडिंग के अलावा नए टूल्स और फ्रेमवर्क ये सब सीखने का प्रेशर भी है और अगर आप पुरानी टेक्नोलॉजीज में स्टक हो गए हो तो नए ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजी के साथ कंपीट करना और अपने आप को मेंटेन रखना काफी मुश्किल हो जाता है। हमारे इंस्टीट्यूशंस और कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी अब तक उस फास्ट पेस से इवॉल्व नहीं हो पाए हैं जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। ग्लोबल कंपटीशन भी एक बड़ी रियलिटी है। जब हम आईटी आउटसोर्सिंग की बात करते हैं तो इंडिया उसमें सबसे आगे खड़ा दिखता है, लेकिन अब हमारे सामने नए कॉम्पिटिटर्स भी आ गए हैं। फिलीपींस, वियतनाम और ईस्टर्न यूरोप ने अपनी आईटी इंडस्ट्री ग्रो करके इस लिस्ट में अपनी जगह बना ली। ये कंट्रीज इंडिया से कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग पे सर्विसेज दे रही हैं और इंडिया का कॉस्ट एडवांटेज कम होता जा रहा है। 2021 तक फिलीपींस की आईटी इंडस्ट्री ने $30 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करके दिया था, जबकि इंडिया का आईटी एक्सपोर्ट रेवेन्यू उस टाइम $150 बिलियन था। ये ग्लोबल कॉम्पिटिशन इंडिया की आईटी इंडस्ट्री के लिए आज के डेट में शायद सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इंडियन आईटी को लगातार इनोवेट करना पड़ रहा है अपने क्लाइंट्स को रिटेन करने के लिए। एक और ट्रेंड जो काफी अलार्मिंग है वो है द ग्रेट रेजिग्नेशन। पैंडेमिक के बाद आईटी प्रोफेशनल्स ने अपनी जॉब छोड़ने का डिसीजन लिया, पर ये रेजिग्नेशन सिर्फ डिससैटिस्फैक्शन की वजह से नहीं था, बल्कि लोग अपने वर्क लाइफ बैलेंस को प्रायोरिटाइज कर रहे थे। इतनी लंबी वर्किंग आवर्स, स्ट्रेस, लो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, इन सब की वजह से आईटी प्रोफेशनल्स ने रेजिग्नेशन देना शुरू कर दिया। सिर्फ 2021 में 3 मिलियन एम्प्लॉइज ने अपनी जॉब छोड़ दी और आईटी इंडस्ट्री ने अपनी रेजिग्नेशन रेट को देखा तो वो 10 से 12% पे थी। और जो लोग रिजाइन करते हैं उनमें हम एक और चीज देखते हैं, टैलेंट रिटेंशन। इंडियन आईटी कंपनीज के लिए अपने एम्प्लॉइज को रिटेन करना एक बहुत बड़ा टास्क। जो कंपनी अपने एम्प्लॉइज को वर्क लाइफ बैलेंस और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नहीं दे पा रही, वो एम्प्लॉइज को भी रिटेन नहीं कर पा रही। आज के टाइम में एम्प्लॉइज को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के अलावा करियर ग्रोथ और पर्सनल डेवलपमेंट भी चाहिए। अगर आप सिर्फ सैलरी इंक्रीज कर रहे हो तो वो काफी नहीं है। और अगर रेजिग्नेशन की बात करें तो रेजिग्नेशन के बाद लोगों को जरूरत पड़ती है पैसे की, तो सिचुएशन में काम आती है आपकी सेविंग। और सेविंग्स के लिए सबसे अच्छी चीज है चारा। यहाँ पे आप अपने पैसे 24 कैरेट सोने में
हर रोज सेव कर सकते हैं। बस एक अमाउंट सेट करो और फिर आपके पैसे ऑटोमेटिकली हर रोज 24 कैरेट सोने में सेव होते रहे। तो आज ही डाउनलोड करो JAR। जब हम आउटसोर्सिंग ट्रेंड्स की बात करते हैं तो एक और शिफ्ट देखने को मिल रहा है। पहले इंडियन कंपनीज को अपने आउटसोर्सिंग का मेजर शेयर मिलता था, लेकिन अब क्लाइंट्स अपनी आउटसोर्सिंग स्ट्रेटजी को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। आजकल क्लाइंट्स चाहते हैं कि उनको भी अपना आईटी सॉल्यूशंस ग्लोबली मल्टीपल वेंडर्स से मिले, ताकि रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। इंडियन आईटी इंडस्ट्री का ग्लोबल आउटसोर्सिंग मार्केट 50 से 55% तक गिर गया है, और ये ट्रेंड दिखाता है कि क्लाइंट्स आउटसोर्सिंग को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। ये ट्रेंड इंडियन आईटी फर्म्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अब उनको ज्यादा कंपटीशन मिल रहा है और क्लाइंट लॉयल्टी भी कम होती जा रही है। इंडियन कंपनीज को अपनी सर्विस डिलीवरी को इंप्रूव करना होगा ताकि क्लाइंट्स रिटेन हो सकें। एक और बड़ा पॉइंट ये है कि इंडियन आईटी इंडस्ट्री के रिसर्च पेटेंट्स काफी लो हैं। इसका मतलब है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। अगर आपको ये सेक्टर वाइज समझना हो तो ये चार्ट देखिए, और ये एक बहुत बड़ी वजह है इंडिया के आईटी इंडस्ट्री के डाउनसाइड जाने के पीछे। आप खुद देखिए ना, जहां ईस्ट से वेस्ट तक हर तरफ इनोवेशंस हो रहे हैं, वहीं इंडिया की आईटी इंडस्ट्री अपनी एज ओल्ड टेक्नोलॉजी के साथ अडेप्ट नहीं कर पा रही है। एक और बड़ा चैलेंज ऑटोमेशन है। जहां एक तरफ ऑटोमेशन प्रोसेसेस की एफिशिएंसी बढ़ाती है, दूसरी तरफ आईटी प्रोफेशनल्स के लिए जॉब रिडंडेंसी भी बढ़ रही है। बहुत से कंपनीज अपने टास्क्स को ऑटोमेट कर रहे हैं, और ये काम पहले ह्यूमन प्रोफेशनल्स करते थे, जैसे कि कोडिंग, टेस्टिंग और डेटा प्रोसेसिंग। ये सब कुछ ऑटोमेट हो गया है, और जब ऑटोमेशन का ये ट्रेंड धीरे धीरे बढ़ेगा तो ह्यूमन जॉब्स को रिप्लेस करना और आसान हो जाएगा। आईटी प्रोफेशनल्स के लिए ये एक वेकअप कॉल है। अगर आप नए टेक्नोलॉजीज को अडेप्ट नहीं कर पा रहे तो आपका जॉब रिस्क में चला जाएगा। तो अब सवाल ये है कि क्या इंडियन आईटी का फ्यूचर उतना ब्राइट है जितना हमने सोचा था? मान लो अगर आप एक आईटी प्रोफेशनल है तो आपको अपने स्किल सेट को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करना पड़ेगा, अदरवाइज आप आउटडेटेड हो जाएंगे। अगर इंडियन आईटी को अपने आप को जिंदा रखना है तो उसे इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट और ऑटोमेशन को एम्ब्रेस करना पड़ेगा। और अगर ये नहीं होगा तो इंडियन आईटी अपने गोल्डन डेज को मिस कर देगा। जब तक इंडियन कंपनीज अपने प्रोसेसेस को इनोवेट करके ग्लोबल ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करती, तब तक उनका फ्यूचर अनसर्टेन बना रहेगा। हमें ज्यादा फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल बनने की जरूरत है, तभी हम एक सस्टेनेबल फ्यूचर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।